नमस्कार बच्चों, आइए हम अपने सिलेबस के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अंतिम यूनिट के अंतिम टॉपिक को डिस्कस करें। आपने एडजस्टमेंट सीखा, आपने मैल एडजस्टमेंट भी सीखा और आपने ये देखा कि इनके क्या कारण होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं और इनको इम्प्रूव करने के लिए भी आपने कुछ उपाय देखे। और आपने ये भी सीखा कि कुपोषण के समय कुसमायोजन के समय, कुपोषण नहीं कुसमायोजन है, अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है और अध्यापक किस तरह से उसको विद्यार्थी को मदद कर सकता है ताकि वो समायोजित हो जाए समाज में और वेल एडजस्टेड हो जाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज में जब रहता है और उसे समायोजन के लिए कुछ ना कुछ तरीके खोजने होते हैं। तो एक हर व्यक्ति में, हम सब में, आप में भी, मुझ में भी ये चीज है कि हम समायोजन के लिए कोई एक सिस्टम अपनाते हैं और उस सिस्टम को या उस मैकेनिज्म को हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को हम रक्षात्मक तंत्र भी कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म कोई नई चीज नहीं है, ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ही है। कैसे हम समाज में एडजस्ट करते हैं उसी को हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को हम रक्षात्मक तंत्र कहते हैं और रक्षात्मक तंत्र को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे मानसिक संघर्ष और तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों से बचाव करने वाली युक्तियां या प्रयत्न ही रक्षात्मक तंत्र होता है। हम अपनी परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं और सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति जो हमारे लिए ठीक नहीं है या हमारे सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई टेंशन है, तो हम उन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और बचने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं वही रक्षात्मक तंत्र है। एनी मेथड यूज्ड बाय पर्सन टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी टू इम्प्रूव वनसेल्फ और इमेज। हम अपनी इमेज सुधारने के लिए, हम इमेज सुधारने का सीधा मतलब है हम किस तरह से उन चीजों से बचें जो हमारे लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। हम स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे बचें, उनको बचने के लिए जो भी हम मेथड यूज करते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म को आप अच्छे से समझिए कि आखिर ये है क्या और डिफेंस मैकेनिज्म हम क्यों अपनाते हैं। हम सब अपनाते हैं, डेली अपनाते हैं और एक ही नहीं, बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाते हैं परिस्थितियों के अनुसार और जो भी हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण होते हैं उनके अनुसार। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? रक्षात्मक तंत्र का उद्देश्य क्या है? पहला है, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल अगेंस्ट साइको सोशल थ्रेट्स। साइको सोशल थ्रेट से मतलब है हमें बेइज्जती, बदनामी, कुंठा, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, बदनाशा फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, इन सब की वजह से हो सकता है कि हमें कोई तनाव हो जाए, कोई टेंशन हो जाए और उस टेंशन को हम कैसे दूर रखें या उससे हम अपने को कैसे बचाएं, ये डिफेंस मैकेनिज्म का ही उद्देश्य है। रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जब हम किसी डिफेंस मैकेनिज्म को अपना लेते हैं, रक्षात्मक तंत्र को अपना लेते हैं, तो हमारी चिंता और हमारा तनाव, भग्नाशा, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। मेंटेन सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट, इमेज। डिफेंस मैकेनिज्म अपना लेने से हमारा जो आत्मसम्मान है, जो हमारा आत्म गौरव है, जो हमारा आत्मसम्मान है वो मेंटेन हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि एंजाइटी और स्ट्रेस से हमें तनाव कम हुआ है, हमारी चिंता कम हुई है। टू फाइंड जस्टिफिकेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं और उन परिस्थितियों को सुलझाने में जो भी हम तरीका अपनाते हैं वो हमारा तरीका जस्टिफाइड होता है। हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा।
to live and lead comfortable life ahead. हम सबको पता है कि जब तनावग्रस्त जीवन हो जाता है, किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन आता है, किसी प्रकार की हमें कोई दुश्चिंता हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, तो फिर हमारा जीवन थोड़ा सा कष्टकर हो जाता है। अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपनाते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए हम डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाते हैं। तो बच्चों, आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म का क्या पर्पस है। डिफेंस मैकेनिज्म का कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पर्पस ये है कि जो हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन है उसमें हमें रिलीफ मिलती है, उसमें हमें आराम मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। और ये अच्छी बात है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड है, अच्छी बात है। हम अगर स्ट्रेस को भूलने का कोई उपाय अपना लेते हैं तो वो अच्छी बात है। तो स्ट्रेस रखना या एंजाइटी में रहना अच्छी बात नहीं है। तो डिफेंस मैकेनिज्म का ये मत कहिए कि ये बहुत चीज़ गलत है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हमें एडजस्टमेंट के लिए मदद करती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग good adjustment with the circumstances, with the people, with the society. Therefore, it is a positive attitude of a person because person feels relief, person feels protected, person feels quite relieved from his anxiety and tension, and person gains confidence. He lives to the level of satisfaction and he can hope live and lead a comfortable life. So डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी बात है। फिर भी हम डिफेंस मैकेनिज्म के जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो कुछ हमारे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है और कुछ हमारे नेगेटिव मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिव भी है और डिफेंस मैकेनिज्म नेगेटिव भी है। ये डिफेंस है, यहाँ डिफेंस नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, आप किस मैकेनिज्म को, किस डिफेंस मैकेनिज्म को पॉजिटिव कहेंगे और किस डिफेंस मैकेनिज्म को नेगेटिव कहेंगे, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये है कि जो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है उनसे व्यक्ति को कोई खतरा नहीं रहता, उनसे कोई नुकसान नहीं होता, उनसे कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो और परेशानी में पड़ जाए या उसकी परेशानी बढ़ जाए। लेकिन जो डिफेंस मैकेनिज्म नेगेटिव है वहां पर हल्का सा एक खतरा रहता है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये सब गलत है या खतरनाक है, लेकिन जब निगेटिव अप्रोच हमारी रहती है तो हमें थोड़ा सा रिस्क को लेना पड़ता है और रिस्क बनी रहेगी। तो ब्रॉडली हम डिफेंस मैकेनिज्म्स को दो टाइप्स में बांट सकते हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हम बात करें पहले नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की, तो ये क्या है इसको समझते हैं। पहला डिफेंस मैकेनिज्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन करना, ट्रांसफर करना। और किस चीज को ट्रांसफर करना? आपकी जो साइक एनर्जी है उसको दूसरे की तरफ भेज देना, दूसरे की ओर उसे मोड़ देना। बच्चों, जितनी ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं ये आप तब अच्छे से समझेंगे जब इनके एग्जाम्पल्स समझ में आएंगे, उदाहरण समझ में आएगा। तो आइए हम डिस्प्लेसमेंट के उदाहरण को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमें कोई तनाव मिला या हमें कोई ऐसी स्थिति मिली जो इसमें हमें थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो हम उसको दूसरे की तरफ उसको भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने किसी एम्प्लॉय को फटकार लगाई, डांटा, किसी काम के बारे में बताया कि ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है और बहुत गुस्सा किया। अब चूंकि एम्प्लॉई है वो अपने बॉस के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता है, तो वो ऐसे लोगों की तलाश में रहेगा जो लेस थ्रेटनिंग है या उसके सामने कोई हार्मफुल सिचुएशन नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति को वो तलाशेगा और जो गुस्सा उसे मिला, जो उसे अपने बॉस से मिला, वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। तो मान लीजिए ये स्थिति ऐसी बनती है कि बॉस ने किसी एम्प्लॉय को फटकार लगाई और बहुत गुस्सा किया। अब वो एम्प्लॉय घर जाएगा तो हो सकता है कि अपनी
बीवी पर वो गुस्सा निकाल दे। तो अगर ऐसा करता है तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट की है। इधर का गुस्सा दूसरे के ऊपर निकाल दिया। और हो सकता है कि बीवी जो है वो अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल दे, थप्पड़ लगा दे। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बड़े भाई को पिताजी ने 2, 3, 4 थप्पड़ लगा दिए। अब वो बाहर आया तो छोटे भाई को भी उसने 2, 4 थप्पड़ लगा दिए। तो इसका मतलब क्या, उसने ट्रांसफर कर दिया। जो एनर्जी वहां से मिली, जो एनर्जी पिताजी से मिली, वो एनर्जी उसने छोटे भाइयों को ट्रांसफर कर दी। और ये डिफेंस मैकेनिज्म है, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब है ब्लेमिंग अदर्स। आपका कोई मिसलीड हो गया, आप कहीं असफल हो गए, आपकी कहीं इच्छा पूर्ति नहीं हुई, आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन मिला, तो आप क्या करेंगे, इसका ब्लेम किसी दूसरे पर भेजेंगे, लगा देंगे। यानी कि आप प्रोजेक्ट करेंगे, प्रक्षेपण करेंगे, अपने मिसडीड को प्रक्षेपित करेंगे दूसरे पर। मतलब आप ये कहेंगे कि नहीं जी, मेरी इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि आप परीक्षा में फेल हो गए। अब परीक्षा में फेल होना, असफल होना अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए एक स्ट्रेस की सिचुएशन हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि भाई इस सिचुएशन को दूसरे की तरफ ब्लेम दूसरे को करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। ये कहेंगे देखिए भाई पेपर बहुत कठिन था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ठीक नहीं था। या आप ये कह सकते हैं कि आपने जो है वो तैयारी तो खूब की थी, लेकिन एग्जामिनर ने उन उत्तरों को ठीक से पढ़ा ही नहीं। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन एग्जामिनर ने, परीक्षक ने कॉपी को जांचते समय उसको पढ़ा ही नहीं। तो ये क्या है, ब्लेम। आप अपना ब्लेम अपने मिसरीड के लिए, अपने फेलियर को, अपनी असफलता को, आपने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की कि आप पास हो जाते, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन, इसको हम बोलते हैं बैक जर्नी। अब बैक जर्नी का मतलब क्या है बेटा, समझिए। मान लीजिए कोई एक 40 वर्ष की महिला है, 45 वर्ष की महिला है। अब उसको स्ट्रेस हुआ, इस उम्र में बहुत तनाव में रहती है, तो वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म अपना सकती है, वो प्रतिगमन करेगी, रिग्रेशन में जाएगी, बैक जर्नी करेगी, और वो अपने को उस स्थिति में ले जाएगी जब वो खुश रहती थी और किसी प्रकार का तनाव नहीं होता था। यहां पर हम कह सकते हैं कि वो अपने बाल्यावस्था में जाएगी या टीनेज में जाएगी, वो एडोलेसेंस में जाएगी। वो सोचेगी कि एडोलेसेंस में क्या था कि बहुत अच्छा लगता था और कुछ भी जो है परिस्थिति ऐसी होती थी, हम उसमें आराम से डिस्कस कर लेते थे। तो अब वो अपने को टीनेजर, एडोलेसेंस मानेगी, और वैसे ही वो ड्रेस पहनेगी, वैसे ही थॉट्स रखेंगी, और वैसे ही एक्टिविटीज करेगी, ताकि वो अपने स्ट्रेस को भूल सके, स्ट्रेस से दूर रह सके। तो ये एक रिग्रेशन की मैकेनिज्म है। इसमें हम वापस अपने उन दिनों को याद करते हैं, उन दिनों में चले जाते हैं जिन दिनों में हमें कोई तनाव नहीं होता था। आप समझते हैं, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, टीनेज है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ऑल लाइफ इज गेम, ऐसा लगता है सब कुछ मस्ती की दुनिया है, मस्ती ही मस्ती है। लेकिन जब आप 40 में आ गए, 45 पे हो गए, तब जो स्ट्रेस हुआ वो आपसे झेला नहीं जा रहा, तब आप किसी डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाएंगे। और डिफेंस मैकेनिज्म में अगर आप बैक जर्नी करते हैं, आप अपने टीनेज में चले जाते हैं और टीनेज जैसा व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही खिलखिला कर हंस लेना, वैसे ही हंसी मजाक कर लेना, वैसे ही दोस्तों को चिढ़ा लेना, अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो ये प्रतिगमन कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है, और आपका स्ट्रेस कम होगा। इसलिए इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। एग्रेसिवनेस, आक्रामकता। आप जानते हैं एग्रेशन क्या है, आक्रामक हो जाना। हम क्या करते हैं कि हम अपनी परिस्थिति में, चूंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एंजाइटी में हम हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से हम आक्रामकता को बढ़ा देते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा एक अभी रिपीट करेंगे 1 मिनट के लिए। हम जरा चौक ले लें।
हाँ बच्चों, तो हम क्या समझ रहे थे? हम समझ रहे थे कि एग्रेसिवनेस, आक्रामकता क्या है, आक्रामक बिहेवियर को जाना, और उस आक्रामकता के पर्दे में हम अपने स्ट्रेस को छिपा लेते हैं और भूलने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म है। डिनायल, डिनायल का मतलब है नकारना, और नकारना क्या? रिफ्यूज कर देते हैं हम, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। रियलिटी जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने से ही मना कर देते हैं। नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा नहीं होता है। जो वास्तविकता है उसको तुरंत नकार देते हैं। जैसे मैंने क्लास में भी आपके लिए एक उदाहरण दिया था, जब हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था, हमने कहा क्या डिफेंस मैकेनिज्म समझते हैं? तो आपने कहा था नहीं सर, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं है। तो मैंने कहा था कि ठीक है, एक मान लीजिए बच्चा आता है और आपसे शिकायत करता है कि मैडम इस बच्चे ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। तो आप जिस बच्चे ने थप्पड़ मारे उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या आपने इसको थप्पड़ मारे? तो वो तुरंत कहेगा मैंने ऐसा नहीं किया। अब जो ये सिचुएशन थी वो अब एडजस्ट करना चाहेगा। वो अगर इस चीज को कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करता, तो फैक्ट को वो क्या कर रहा है? फैक्ट को रिफ्यूज कर रहा है, फैक्ट को स्वीकार नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं। मान लीजिए, हालांकि एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चूंकि एडल्ट्स हैं इस एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई और एक परिवार में दुखद स्थिति बनी और हम स्ट्रेस में हैं और हमारी ये चिंता बनी हुई। तो हम क्या करते हैं? हम उसे स्वीकार ही नहीं करते कि हमारे उस प्रियजन की डेथ हुई है, और उसके लिए बाकायदा बिस्तर लगाना, बाकायदा थाली लगाना, खाते समय बाकायदा उसको ये मानना कि वो है और उनको आवाज देना, उनसे बात करना, ये सब क्या है? आप रियलिटी को नकार रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां हम वास्तविकता को नकारते हैं। और जब हम वास्तविकता को नकारते हैं, क्योंकि वो जो वास्तविकता है वो कष्टदायक है, वो दुखद है, इसलिए हम उसको नकारते हैं, तो हमें स्ट्रेस में रिलीफ मिलती है और हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है और हम एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म है। रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब प्रतिक्रिया का निर्माण करते हैं, और प्रतिक्रिया का निर्माण हम इस प्रकार से करते हैं कि जो है उसके विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जो है उसके विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आइए हम एक उदाहरण लें। मान लीजिए, हालांकि ये महिलाओं से संबंधित है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक परिस्थिति हमारे सामने आती है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए एक बहू है, वो अपनी सास को पसंद नहीं करती है, उसके जो भी तरीके हैं उसको पसंद नहीं करती है। एक तरह से बहू सास से परेशान है। अब इस परेशानी को वो प्रकट नहीं करेगी, वो ये नहीं कहेगी कि मैं सास से, जब भी कोई पड़ोस में आंटी या कोई पूछेगा या माँ बाप पूछेंगे कि भाई आपकी सास कैसी, अरे बहुत अच्छी है, अरे वो तो माँ से बढ़कर है, माँ जैसी है, उनका तो इतना बड़ा दिल है, मुझे बहुत प्यार से रखती हैं। ये क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं, और निर्मित करके क्या कर रहे हैं? उस स्ट्रेस को भूलना चाह रहे हैं। कौन सा स्ट्रेस? जो सास के व्यवहार के कारण है, आप परेशान हैं सास से। तो इस तरह की अगर आप बात करते हैं तो ये विपरीत प्रतिक्रिया निर्माण है, और इससे भी आपको डिफेंस मिल जाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म ये अच्छी है। जो वास्तविकता है, जो आप व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, वास्तविकता है लेकिन व्यक्त नहीं करना चाहते, उसके विपरीत कुछ कहें तो वो
प्रतिक्रिया निर्माण है। आपकी प्रतिक्रिया विपरीत होगी, जो होनी चाहिए जो है वो नहीं होगी, उसके विपरीत होगी। मुझे लगता है कि सांस रोक के उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप एक और उदाहरण ले लें, और वो उदाहरण ये है कि मान लीजिए आप बहुत धन कमाना चाहते थे, आप धनी बनना चाहते थे, लेकिन आप असफल हो गए। असफल हुए तो फ्रस्ट्रेशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ तो आप डिफेंस मैकेनिज्म की तलाश में हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म की तलाश में आप अगर ऐसी प्रतिक्रिया निर्मित करें, जैसे आप कहें कि देखो भाई, अब चूंकि आप खुद धन नहीं कमा पाए, धनी नहीं बने, तो आप गरीबों की प्रशंसा करना शुरू कर देंगे और आप कहेंगे देखिए भाई ये बहुत अच्छी बात है, गरीबी में ये सब सहृदयता होती है, बहुत सच्चे इंसान होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। इस तरह की अगर आप बातें कर रहे हैं जो कि सच्चाई नहीं है, विपरीत प्रतिक्रिया निर्माण कर रहे हैं, तो उसे हम प्रतिक्रिया निर्माण कहेंगे। मान लीजिए आपको एक प्रतिक्रिया निर्माण का ही एक और उदाहरण ले सकते हैं। आप चाहते थे कि बहुत लग्जूरियस लाइफ हो, सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी आप बिताएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, आप असफल हो गए। असफल अगर होते हैं तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, निराशा की वजह से आपको, असफलता की वजह से क्या होगा? आपको चिंता होगी। और उस चिंता को, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ऐसा कहेंगे कि छोटी छोटी चीजों में उनकी आप तारीफ करेंगे, क्योंकि भोग विलास के साधन आपको नहीं मिले, तो छोटी छोटी चीजों में भी आपको ऐसा एडजस्टमेंट करने की कोई तरकीब मिलेगी, कोई डिफेंस आपको मिलेगा, और वही डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो रिएक्शन फॉर्मेशन का होता है। ये आपने उदाहरण देखा। अब कुछ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें। इसमें अगर हम देखें तो पहला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक इंग्लिश का टर्म है, और आपने सब्लाइम या सब्लिमेशन आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है? जो हीट करने पर सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में बदल जाए। वैसे क्या है प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की, कि जब आप उनको हीट करेंगे तो वो पहले लिक्विड में आएंगे, और लिक्विड में आने के बाद फिर वेपर्स में आएंगे। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कैम्फर है, कपूर है, इसका उदाहरण है सब्लिमेशन। तो यहाँ पर क्या है? उन्नयन। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जब आप असफल हो गए, कोई व्यक्ति असफल हो गया, किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि जिससे वो प्रेम करता था या करती थी, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, और उसमें वो असफल हो गया। प्रेम इस स्थिति में पहुंचा कि वहां दोनों में दूरी बढ़ गई। तो क्या होगा? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो उसको इस तरह से उस एक्टिविटी में देखेगा, क्योंकि जो प्रेम संबंध था वो समाज की स्वीकृति के अनुसार नहीं था, समाज उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करता। अब जो असफल हो गया प्रेम में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अब इस तरह का कार्य करेगा जो समाज की दृष्टि से स्वीकार्य हो, अच्छा हो। जैसे लेखक बन गए, गाना गाने लगे। अब क्या हुआ? जब गाना गाने लगे तो क्या है? ये समाज स्वीकार करेगा क्या? भक्ति में लीन हो गए। क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, आपको सफलता नहीं मिली, आप एडजस्ट नहीं हो पाए, तो अब आप क्या करेंगे? एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएंगे। वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि आप ऐसे किसी कार्य को करेंगे जो समाज स्वीकार कर ले। भक्ति में लीन हो गए, अब आपकी भक्ति की लोग तारीफ करेंगे और उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसी तरह से आप लेखक बन गए, आप शायर बन गए। शायर बन गए तो क्या है? आप उसमें अपने को समायोजित कर लेंगे। इसलिए ये सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म। अनडूइंग विड्रॉल, निर्गमन। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जो छोटे बच्चे होते हैं या 10th क्लास के 12th क्लास या उसके बाद के भी बच्चे होते हैं, मान लीजिए उनकी तैयारी नहीं हुई, वो अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं, तो वो क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे, परीक्षा ही नहीं देंगे। परीक्षा के समय बीमार पड़ जाएंगे, परीक्षा से पहले बीमार पड़ जाएंगे,
तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ये भी स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीफ देती है, वो परीक्षा से बचना चाहते हैं। युक्तिकरण, रेशनलाइज करना, रेशनलाइज करने के लिए मतलब हम कोई ना कोई युक्ति देते हैं। अब युक्ति में क्या होता है, हम ऐसा कुछ तर्क देते हैं जो तर्क मान लिया जाए। अपने किसी मिसडीड को, अपनी किसी असफलता को हम इस प्रकार के तर्कों से उसे सही करना चाहते हैं कि वो सही मान लिया जाए, उसको रेशनलाइज करते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाना कहा जाएगा कि रेशनलाइज करते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपको लगा कि बहुत ही अच्छा तरह से आपने तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा फल वैसा नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, कहेंगे पेपर में क्या हुआ कि बहुत कठिनाई थी, पेपर आउट ऑफ कोर्स था, इसलिए हमने देखा कि हमारा परिणाम वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन हमारी तैयारी अच्छी थी और हमें ये पता है, हमें ये संतोष है कि मैंने एक अच्छी बुक से तैयारी की थी, अच्छी कोचिंग से तैयारी की थी, अच्छे अध्यापक से तैयारी की थी, लेकिन वो हमारा चूंकि पेपर कठिन आ गया, चूंकि एग्जामिनर ने ध्यान से नहीं देखा, इसलिए जो है वो हमें ऐसा लगा। युक्ति में देखिए, हम एक दो उदाहरण ऐसे देखेंगे जिनसे आपको ये टर्म याद हो जाएगा। इसको हम दो तरह के भागों में बांट सकते हैं। एक है सॉर ग्रेप्स और एक है स्वीट लेमन। कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखिए आपने कोई प्रयास किया और उस प्रयास में आपकी सफलता नहीं आई। आपने खट्टे अंगूर, ये सॉर ग्रेप्स का मतलब है खट्टे अंगूर की कहानी पढ़ी है। खट्टे अंगूर की कहानी, लोमड़ी क्या कहती है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए उसने कि वो अंगूर तोड़ ले, बाद में वो कहती है, जब असफल हो जाती है, कहती है अरे छोड़ो यार, मुझे क्यों अंगूर चाहिए, खट्टे हैं ये अंगूर, हमें खट्टे अंगूर क्यों चाहिए, खट्टे अंगूर के लिए थोड़ी परेशान है, हमें तो मीठे अंगूर चाहिए। तो ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म, अब वो सफल नहीं हो पाए, वो उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए अंगूर खट्टे। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप IAS नहीं बन पाए या कोई